हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। फुल फ्लेज मैन बोर्ड कंपनी का आईपीओ आ रहा है और ये कंपनी जो है कोल इंडिया की सब्सिडियरी है। अब तक होल कम्प्लीटली सब्सिडरी थी। अभी इस आईपीओ के बाद में 90% मालिकाना हक इस कंपनी के अंदर में कोल इंडिया का रहने वाला है। बाकी 10% जो हिस्सेदारी है कोल इंडिया वो पब्लिक को बेच रही है। यहाँ पर इस पूरी कंपनी की वैल्यू जो लगाई गई है वो 10,700 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पैसा उठाया जा रहा है इस आईपीओ के थ्रू वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास में जा रहा है, कोल इंडिया के पास में, कोल इंडिया के पास में जा रहा है। प्रमोटर है जो कोल इंडिया इस कंपनी का, उसके पास में जा रहा है। इस कंपनी के काम में नहीं आने वाला है। दैट मीन्स कि 1,071 करोड़ रुपये उठा रहे हैं। नेक्स्ट, अब जो मैं बात करने वाला हूँ, अगर वो चीज़ अपने को समझ में नहीं आएगी तो ये कंपनी आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमको सबसे पहले जो चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कंपनी माल बनाती क्या है और इस जो पर्टिकुलरली कंपनी माल बनाती है उसका फ्यूचर क्या है। और वो समझने के लिए हमें पहले से ही समझनी पड़ेगी लोहा, आयरन। सीधी सी बात है, कोई भाई बोले कोल में लोहे का कहाँ काम आ गया, बहुत बड़ा काम है। कोकिंग कोल, अब यहाँ पे देखो, कोल होता है कोयला। अब कोयले भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके अंदर में भी एक टाइप का कोयला होता है जो को थोड़ा सख्त टाइप का होता है, शाइनिंग आती है उसके ऊपर में, और अलग अलग टाइप के वाइट कलर के धब्बे होते हैं। एक होता है भुरभुरा कोयला जिसको हम जैसे शादी पार्टियों में यूज़ करते हैं, भुरभुरा कोयला जो कोयले की खान वाला, उस वहीं पे ये वाला कोयला निकलता है। उस जो कोयला जिसके मैंने बताया थोड़ा सा हार्ड होता है, वो जो पर्टिकुलर कोयला होता है उसको गर्म किया जाता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, तो फिर वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये प्रोसेस किया जा रहा होता है, कोल को कोक में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, तो वहाँ से कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि यूजुअली हमारे जो इंडस्ट्रियल गैसेस होती हैं भट्टी वगैरह जलाने के अंदर उसमें काम आता है। अब ये जो कोक तैयार हुआ है, ये कोक काम में आता है जो आयरन ओर होता है, लोहा होता है, उस आयरन ओर के साथ में इस कोक को डाला जाता है साथ में दोनों को एक साथ में भट्टी में जलाया जाता है, जहाँ से अपने को पिग आयरन मिलता है। पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। फिर उसको जलाया जाता है और भट्टी के अंदर में, फिर वहाँ से निकल के आता है स्टील, राइट। स्टील जिसको हम बोलते हैं, जो लोहे के जो सरिये होते हैं उसको स्टील बोलते हैं। कई लोग उसको आयरन बार्स भी बोलते हैं, कई लोग उसको स्टील बोलते हैं। आयरन और स्टील, बट बेसिकली देखा जाए तो आयरन जो होता है, आयरन स्टील के पहले की फॉर्म होती है जो कि यूजेबल नहीं होती है, राइट। तो काफ़ी लोग यह कि उस आयरन को ही स्टील बोलने लग गए हैं, स्टील को ही आयरन बोलने लग गए हैं, तो वो कन्फ्यूजन है वहाँ पे। पर जो लोहा हमारे घरों में जो यूज होता है वो एक्चुअली स्टील होता है, राइट। उससे पहले की जो फॉर्म होती है वो लोहा होती है, आयरन होती है। फिर उसी स्टील के अंदर में क्रोमियम मिला दो 10-12% के आसपास में, तो वो स्टेनलेस स्टील मिल जाती है। मतलब उसको फिर भट्टी में डालो, क्रोमियम डालो, निकल डालो, और फिर वो स्टेनलेस स्टील जो कि जिसके बर्तन बनते हैं वो निकल के आ जाता है। तो आपने देखा कि जो प्रोसेस लोहा बनाने का, स्टील बनाने का जो है, उस प्रोसेस के अंदर में कोक का बड़ा मेन इंपॉर्टेंट काम है, राइट। तो अब पॉइंट ये है कि जो कोल ये कंपनी बनाती है, क्या उसकी फ्यूचर में डिमांड बने रहने की उम्मीदें हैं? बिकॉज कोल की जो डिमांड सबसे ज़्यादा काम में आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर में, राइट। अब जैसे जैसे सोलर प्लांट्स आ गए हैं और जो जैसे जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो कोल की जो ज़रूरत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, राइट। बट जो स्टील बनाने के लिए जो कोक काम में आता है, उसकी डिमांड आने वाले टाइम के अंदर में भी कम तो हो रही है, बट उसकी डिमांड बने रहने की है, राइट। सीधी सी बात है। अब पॉइंट ये समझ में आना है कि हमको कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है कोकिंग कोल वाली, राइट, एक तो है कोल इंडिया उसकी, एक है कोकिंग कोल वाली, इसका जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा कौन सा बिक रहा है? स्टील वाले में उसकी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है? साथ में ही पावर हाउसेज को, पावर प्लांट्स को कितना ज़्यादा इनका कोल सप्लाई होता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सोर्स इनका कौन सा है? अगर पावर हाउसेज से आ रहा है, दैट मीन्स कि तो अल्टीमेटली वो जो रेवेन्यू सोर्स है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, और जो कोक आयरन से आ रहा है वो रिसोर्सेज है फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल बने रहने की उम्मीद है। तो अपने को समझ में आ गया कोकिंग कोल और कोल, इनके बीच में डिफरेंस, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है, ये जो कोल है पावर थर्मल प्लांट्स को जाता है वो भी बेचती है, जिसको नॉन कोकिंग कोल बोलते हैं। एक कोकिंग कोल जो कि अपने स्टील इंडस्ट्री में काम आता है, और एक होता है वोस्ट कोल, राइट, कि जो पाउडर फॉर्म में होता है कोल, वो वोस्ट कोल होता है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इस कंपनी के नंबर्स को, राइट। एंड अभी जो पर्टिकुलर जो कंपनी उठा रही है पैसे, इनका क्या करने वाली, सीधी सी बात है, कोल इंडिया के पास में जा रहे हैं तो वो उसकी जेब में जाएंगे, तो कोल इंडिया का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो डिविडेंड देगी और सरकार के मजे होंगे और पब्लिक को भी डिविडेंड मिलेगा अच्छा खासा। अब थोड़ा सा कंपनी की आरएसपी को समझ लेते हैं, साथ में इस कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है उसको, जो इंटरनेशनली दो कंपनियां और हैं
जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उनकी वैल्यू के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। और आज जो वैल्यू लगाने की कोशिश की गई है इस कंपनी की वो ठीक है कि नहीं है, लिस्टिंग गेल मिलने की उम्मीद है या फिर लॉन्ग टर्म में भी हमें उम्मीद है प्रॉफिट बन सकता है और लॉन्ग टर्म के अंदर में, तो वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, राइट। तो अब थोड़ा सा लेट्स सी कि नंबर्स क्या बोल रहे हैं, सो बैलेंस शीट क्या बोल रही है इस कंपनी की, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा इस कंपनी में है नहीं, बिकॉज सरकारी कंपनी है, कोल इंडिया सरकार की है, कोल इंडिया की ये कंपनी तो ये भी सरकारी ही है, राइट। तो कुछ ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर है नहीं, मोस्टली इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके पास में ओन्ड हैं, जो माइंस वगैरह हैं, बाकी कुछ माइंस जो हैं वो लीज पर भी ले रखी हैं, बाकी मोस्टली इन्होंने जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ वो इंडियन रेलवे से लीज पे ले रखी हैं। सो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट किराए पे जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट ओनर है। नेक्स्ट जो लोगो, जो इस पर्टिकुलर का जो नाम है, जो लोगो है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है भाई साहब। मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी सरकारी कंपनी, इनके पास में जो लोगो, जो नाम यूज़ कर रहे हैं वो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है वो। गजब है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं टाइम के साथ में आपको घटते हुए से नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनी के घटते ही जा रहे हैं। एट्रिशन रेट यूजुअली सरकारी कंपनियों के अंदर में कम ही रहता है, बिकॉज इंडिया के अंदर में एक चीज़ है कि सरकारी कंपनी में आप लग गए उसके बाद भाई कम ऑन, ये एट्रिशन रेट 0.06 भी क्यों है, ये वो बागी लोग हैं जो कि सरकारी में नौकरी लगने के बाद भी छोड़ देते हैं उसको, ये बागी लोग हैं, ये इन पर भरोसा करना चाहिए आप लोगों को, इंडिया को भी ज़रूरत भी है बाकी लोगों की। नेक्स्ट ये इनकी जो माइनिंग है प्लांट से, उसकी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इनकी माइनिंग वगैरह होती है। जो कंपनी के आज के दिन सबसे बड़े जो कस्टमर हैं उन कस्टमर्स की आप लोग लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप 10 कस्टमर से इनका 83% रेवेन्यू आ जाता है। मेनली जो है यहाँ पर देखने मिला कि पावर प्लांट जो कंपनियाँ हैं वो ही सबसे ज़्यादा इनकी बड़ी जो है बायर्स हैं। दैट मीन्स इनका मोस्टली जो है जो सप्लाई होता है माल का वो पावर प्लांट्स को हो रहा है। दैट मीन्स कि इनका जो कोल जो पावर जनरेशन में काम आता है, भट्टियों में काम आता है, वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा कोल यूज होता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में। दूसरा वेंडर्स इस कंपनी के वेंडर्स किस काम के, अरे भाई वेंडर्स यहाँ पर देख लो, राइट, किस काम में आते हैं, डीजल, एक्सप्लोजिव्स, सर्विसेज, कोल प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इनसे माल खरीदते हैं। इनकी आज के दिन जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, राइट, उसके ऊपर में कितना काम कर रहे हैं, तो 29% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये कर पा रहे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मुकाबले। और ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये टाइम के साथ में घटता ही जा रहा है। दैट मीन्स की कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी कम होती जा रही है। आपको देखने मिला कंपनी का जो माल है वो ठीक है, मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिमांड खत्म होती जा रही है, नए एम्प्लॉयज़ भी खत्म होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग नेगेटिव एज ऑफ नाउ। ये कंपनी यूजुअली झारखंड जो ये रांची वाला जो पार्ट है वहाँ पर इस कंपनी के सबसे ज़्यादा जो है माइनिंग्स हाउसेज हैं। अब यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा कंपैरिजन में थोड़ी देर बाद में चलेंगे, पहले हम लोग थोड़ी देर देख लेते हैं कि और क्या इनके पास में है। ये जो स्लाइड है ये आपको दिखा देगी कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा कि कंपनी का जो कोल पावर हाउसेज को बिक रहा है, पावर इंडस्ट्री को बिक रहा है, वो तो बढ़ रहा है परसेंटेज वाइज टोटल सेल का। पर ध्यान रखिए कि टोटल सेल का परसेंटेज वाइज बढ़ रहा है, बाकी जो नंबर्स हैं वो घट रहे हैं। दैट मीन्स पावर हाउसेज भी कम कोल मंगवा रहे हैं। साथ में अगर हम लोग ये देखेंगे तो जो स्टील इंडस्ट्री है वो भी कम मंगवा रही है। दैट मीन्स कि जो स्टील की इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो प्रोडक्शन कम कर रही हैं स्टील की, बिकॉज बाहर से जो स्टील और आयरन आ रहा है वो ज़्यादा सस्ते में आ रहा है, इसलिए इंडिया जो है बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गया है। अब रिसेंट में गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगाई हैं इंपोर्टिंग के ऊपर में, स्टील आयरन के ऊपर में, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर में फिर से इनकी थोड़ी चांदी हो। ये वाला जो रेवेन्यू है यहाँ पर ये बढ़ सकता है स्टील आयरन वाला, बाकी जो पावर इंडस्ट्री वाला है ये तो धीरे धीरे कम ही होता चला जाएगा। और इस पर्टिकुलर कंपनी का सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू का ये पावर इंडस्ट्री है। तो अब थोड़ा सा अपने को हाथ ढीले होने लग गए होंगे, पीछे की तरफ खिसकने लगे होंगे, भाई ये तो लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करने लायक नहीं है और है भी नहीं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जो गवर्नमेंट है और पैसा फूंक रही है या फिर इससे निकाल रही है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस पूरी कंपनी में आज के दिन लीगल देखा जाए तो 18,711 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा कौन है, जो मेन इन्वेस्टर इस कंपनी का जो मेन प्रमोटर है वो कौन है, कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो टोटल पैसा लगा हुआ है अब तक वो 5,663 रुपया लगा हुआ है।
5,663 कोल इंडिया ने जो लगाया वो भी है, और अब तक जो इस कंपनी ने कमा के कोल इंडिया के लिए इकट्ठा किया है वो भी इंक्लूडेड इसमें। पर ध्यान में देने वाली बात यह कि मार्च 31 मार्च 2025 तक ये जो पैसा था ये 6,462 था, अभी 5,663 ही बचा है। दैट मीन्स अच्छा खासा पैसा यहाँ से एज ए डिविडेंड फॉर्म में निकाल लिया गया है, राइट। तो और पैसा फूका नहीं जा रहा है इस कंपनी के अंदर में, और लगाया नहीं जा रहा है, अल्टीमेटली इस कंपनी से पैसा निकाला जा रहा है। और कोल इंडिया कौन है? गवर्नमेंट कंपनी। किसको देगी वो पैसा? गवर्नमेंट को। तो मोस्टली अल्टीमेटली ये जो पैसा अभी जो इस आईपीओ के थ्रू उठाई जाएगी 10% मालिकाना हक बेच के, वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जो है अपनी हिस्सेदारियाँ जो है ये कंपनियाँ जो बेच के थोड़ी सी सुधार में, मतलब देश के सुधार में लगाना चाह रही है। दैट्स नाइस। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी ने अभी रिसेंटली ही डिविडेंड दिया है, और ये डिविडेंड अब तक का सबसे ज़्यादा दिया हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 844 करोड़। पहले 44 करोड़ 2 साल तक लगातार दिए थे, बाद में 844 करोड़ दिए आईपीओ से पहले। अब किसी भाई को उम्मीद लग रही है कि कोई चुन्नू मुन्नू अपने एनालिस्ट होते हैं यूट्यूब के ऊपर में काफ़ी बड़े पड़े हैं, काफ़ी अच्छे एनालिस्ट भी हैं, बोल देंगे कि कितना परसेंट, 8,000 तो लगभग 7-8% का डिविडेंड यील्ड ये कंपनी दे रही है। भाई पहली बार दिया है, सस्टेन रह पाएगा उसकी ज़रूरत मतलब दिख नहीं रहा है। दूसरी चीज़, लोन पे एक तरफ लोन पे पैसा उठा रहे हैं, एक तरफ में डिविडेंड पे कर रही है। मतलब क्या चल क्या रहा है? एक तरफ सरकार लोन पे पैसा उठा भी रही है कंपनी के लिए, एक तरफ बोल रही है कि नहीं हमको भी पैसा दो। चल क्या रहा है ये? दूसरी चीज़, चलो कि डिविडेंड इतना अच्छा खासा दे रही है तो कंपनी कमाई भी अच्छी खासी कर रही होगी, तो वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसको अगर हम लोग रेवेन्यूज़ एंड नंबर्स को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2023 में जो रेवेन्यूज़ थे 12,000 थे, फिर 13,000 हुए, फिर 13,166 हुए, 161, फिर यहाँ पर देखना 13,083, मतलब कम हो गए 2025 में। और अभी क्वार्टर में जो हालत है 5,260 हो गई है, 5,260। अब यहाँ पर कई भाइयों का ये सवाल मतलब जवाब आ सकता है कि यूजुअली जो डेटा है ये सितंबर का है, तो गर्मियों के अंदर में सोलर पावर प्लांट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सर्दियों के अंदर में सोलर काम करता है, जिसकी वजह से जो ये कोल वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, तो वहाँ से रेवेन्यू आएगा, जो कि मार्च के रिजल्ट में आपको रिफ्लेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी अच्छी है, चांसेस अच्छे हैं, राइट। तो ठीक है, उस चीज़ को अगर हम लोग मान भी लेते हैं, बट स्टिल पिछले साल के सितंबर के रिजल्ट के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल भी तो गर्मी या सर्दियाँ आई होंगी, उसके रिजल्ट के मुकाबले इनके रेवेन्यूज़ घटे हुए हैं। कंपैरिजन हम पिछले साल के उस सितंबर के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। और नेट प्रॉफिट में अगर नज़र डालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पिछले साल इनका 748 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला था, इस साल 123 करोड़ रुपए निकाला है। उसका क्या करेंगे? दैट मीन्स कि नेट प्रॉफिट भी घट रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यूज़ घट रहे हैं, रेवेन्यूज़ के साथ में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती है, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट्स नेगेटिव में जाने के कगार पे हैं। अगले साल अगर ये रेवेन्यू थोड़ा सा भी और घट गया तो कंपनी नेगेटिव हो जाएगी। डिविडेंड छोड़ो, कंपनी को खुद के लोगों को पे करने के लिए लोन पे पैसा उठा के देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को हो सकता है कि सारा देना आना पड़े। इस बार तो गवर्नमेंट डिविडेंड की फॉर्म में पैसा निकाल रही है, फिर दे रही होगी, वो भी हो सकता है। दूसरी चीज़, कंपनी का अगर कॉम्प्रिहेंसिव नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी का एक एक्स्ट्रा लॉस हर साल ही देखने को मिल रहा है। ये कौन सा लॉस है? तो ये एम्प्लॉयज़, जो कंपनी के अंदर में एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ग्रेच्युटी, मेडिकल एक्सपेंसेस जो कि टाइम के साथ में बढ़ते रहते हैं, जो वहाँ पर और काफ़ी सारे खर्चे होते रहते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, बिकॉज कंपनी का सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे आ रहा है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ही आ रहा है। ये जो एक्सपेंसेस है ये टाइम के साथ में बढ़ता रहता है, तो इसका जो फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन है, वो फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन के हिसाब से ये जो डेटा है, ये लॉस अल्टीमेटली कंपनी आज ही इसको बुक कर ले रही है कि हमको फ्यूचर में हो सकता है, देयर आर चांसेस, तो उसको अभी बुक करके रख लेती है। फ्यूचर में अगर ये एक्सपेंसेस नहीं होते हैं तो वापस लोड कर दिए जाते हैं। अब ये जो फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंसेस में दिखाती है कंपनी, तो उसका टैक्स बेनिफिट भी लेती है, तो वो भी यहाँ पर अल्टीमेटली ये वाला जो है नेट प्रॉफिट मतलब नुकसान की तरफ में आता है। तो ये हर साल ही आगे फ्यूचर में और बढ़ने की ही उम्मीदें। एक तो पहले कंपनी नहीं कमा रही है, ऊपर से ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होने नहीं चाहिए, बिकॉज कोल इंडस्ट्री में लोग काम करने वाले और इतनी बड़ी एम्प्लॉयर है ये, 30,000 लोग इसमें काम करते हैं, तो करना चाहिए उन पर खर्चा। इन्वेस्टर तो और कहीं से भी पैसा कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपके लिए पैसा शायद हो सकता है अगले साल से इस कंपनी ना कमा पाए। जब कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तो आपका शेयर कैसे कमाएगा? कुछ टाइम के लिए भगाया जा सकता है कुछ मिडिल पीपल लोगों के द्वारा,
बट अल्टीमेटली कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी तो कौन करेगा, राइट। तो अब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अब पीई-पीबी रेशियो निकालने की जरूरत है, बिकॉज मुझे तो लग रहा है अगले साल तक ये नुकसान जारी कर देगी। तो पीई-पीबी रेशियो निकाल के करेंगे भी क्या। दूसरी चीज़, जो कंपैरिजन के लिए दो कंपनी हमारे सामने दी गई हैं उनको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। दो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कई भाइयों को थोड़ा सा रह जाता है कि यार कितना कंपनी है कमा रही। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक अल्फा मेट्रोलॉजिकल रिसोर्सेज है, वॉरियर मैट है। तो ये जो अल्फा मेट्रोलॉजिकल रिसोर्सेज वाली जो कंपनी है, इसने तो हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर में 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। ये 5,000 करोड़ का कर रही है वॉरियर मैट। ये NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में रजिस्टर्ड है। पर ध्यान रखिए कि इनके भी रेवेन्यूज घट रहे हैं, हमारी बहन के भी घट रहे हैं, मतलब जो IPO लेके आ रही है वो कंपनी के भी घट रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड का यही हाल है, धीरे धीरे जो है ये कोल की डिमांड धीरे धीरे कम होती ही जा रही है। इसी तरीके से अब जो वैल्यू आज के दिन इस कंपनी के अंदर में लग रही है वो आई थिंक कोल इंडिया के नाम पे इस कंपनी को, सरकारी नाम पे इस कंपनी को वैल्यू मिल रही है। तो आई थिंक जो नंबर्स हैं वो थोड़े से फ्यूचर को देखते हुए डरावने हैं। आज क्या हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? मैं कहूँगा कि यार अगर जो IPO लिस्टिंग गेन जो मिलने की उम्मीदें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीदें कैसी हैं? तो यहाँ पर 70% के आसपास में GMP चल रहा है। दो मुझे लगता नहीं है कि इतना ऊपर ये रहना चाहिए, ये काफ़ी नीचे आना चाहिए नंबर्स को देखते हुए। बट सरकारी कंपनी है, काफ़ी इस साल का सबसे पहला IPO है। और ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना ही भूल गया, दैट इज़ कि कंपनी की जो प्राइसिंग रखी गई है वो 23 रुपये पर शेयर रखी गई है। और IPO जो है 9 जनवरी से 13 जनवरी के आसपास में खुल रहा है। तो 23 रुपये एक साइकोलॉजिकली काफ़ी छोटा नंबर लगता है। तो काफ़ी लोग इसमें टूट के पड़ने वाले हैं। सरकार का नाम जुड़ा हुआ है, 23 रुपये का IPO है, और कोल इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, शेयर होल्डर कोटा भी मिला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल गेम इस कंपनी के साथ में, मतलब IPO के साथ में जुड़ा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिस्टिंग गेन की अच्छे खासे होने की है, और इसको प्रमोट भी बहुत अच्छे से किया जाएगा। तो लिस्टिंग गेन लेना चाहिए। उसके बाद में आपको एक IPO स्ट्रैटेजी, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको चेक करके अच्छे से समझ के उसको आप फॉलो करके चल सकते हैं, राइट। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि ठीक आज के दिए हिसाब से तो ठीक है, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।